स्टार्ट कर दो। हरीश जी, 75वें जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घ जीवन प्रदान करे, यही हम सबकी कामना है। एक प्रसिद्ध रचनाकार और व्यंग्यकार के रूप में तो आप सब हरीश जी से परिचित हैं ही, पर आज एक मित्र और सहपाठी के रूप में मेरे जो अनुभव रहे हैं उन्हें मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मेरी हरीश जी से मुलाकात एमए में हुई। सन 68-69 की बात है। बीए में मैं और स्नेहसुधा हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। हमारा कॉलेज इंद्रप्रस्थ कॉलेज केवल लड़कियों का कॉलेज था। हम पहली बार कोएड कॉलेज में यानी यूनिवर्सिटी में आ रहे थे। मन में संकोच भी था और बहुत सी जिज्ञासा भी। पर हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत ही अच्छे साथी, बड़े ही मिलनसार साथी मिले। वैसे हमारी क्लास कुछ खास थी। उस क्लास में बड़े बड़े विद्वानों के सुपुत्र और सुपुत्रियां थे। जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की सुपुत्री शशि थी, और साथ ही डॉक्टर भारत भूषण सरोज के सुपुत्र और सुपुत्री प्रभात और सरोज दोनों ही थे। और डॉक्टर स्नेहसुधा तो हमारे साथ डॉक्टर स्नातक की बेटी शुरू से पढ़ ही रही थी। लेकिन जब एमए प्रीवियस में हरीश जी, सुरेश ऋतुपर्ण, गोपाल प्रसाद व्यास जी के बेटे गोविंद व्यास ये लोग आए, तो जैसे हमारी आर्ट्स फैकल्टी तो जैसे भरपूर दोस्तों से, ऐसे मिलनसार दोस्तों से भरपूर हो गई। और सबसे बड़ी खास बात ये थी, आप सभी को शायद याद हो, उन दिनों हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र बड़े ही दबंग व्यक्तित्व के थे, बड़े ही ओजस्वी थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने जाकर वो कुछ भी कह सकें। लेकिन हरीश जी और सुरेश ऋतुपर्ण जैसे इन साथियों ने उन्हें जाकर मनाया कि डॉक्टर साहब, इतने दिन से आर्ट्स फैकल्टी के इस सभागार में कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ, यदि आप अनुमति दें तो हम कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक गोष्ठियां करना चाहते हैं। खैर, इन्होंने किसी तरह से उन्हें मना लिया और उस दिन के दिन से हम लोग लगातार वहां गोष्ठियां करते रहे। पहली बार हुआ था आर्ट्स फैकल्टी के उस सभागार में कि हरीश जी और सुरेश ऋतुपर्ण वाली ग्रुप ने हम एमए फाइनल के छात्रों को के लिए विदाई समारोह किया और हमने कुछ रंगारंग कार्यक्रम करके सबका मनोरंजन किया। आपको साथ ही ये भी मैं बता दूं कि हमारी इस एमए फाइनल की क्लास में कुछ और विशिष्ट व्यक्ति भी उस समय पढ़ रहे थे, जो बाद में, जैसे दिनेश ठाकुर जो कि बाद में फिल्मों में गए, एनएसडी में चले गए, देवेंद्र राज, अंकुर और राकेश जैन जो भी बड़े प्रतिभाशाली छात्र रहे। तो हम सबकी दोस्तों की ये मंडली लगातार सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती थी। यही नहीं, शैतानियां भी खूब किया करते थे। आर्ट्स फैकल्टी के लॉन्स में और लॉ फैकल्टी के लॉन्स में हम घंटों बैठकर गपियाते थे, बातें करते थे, कुछ साहित्यिक चर्चाएं भी होती थी। हरीश जी का ग्रुप कितना शैतान था, इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मुझे याद है वो दिन, ये लोग पीछे से चुपचाप हमारी क्लास में आकर बैठ जाया करते थे। और जब कोई प्रोफेसर ये देखता था कि अरे ये नए नए चेहरे कौन से, तो चुपचाप आगे के दरवाजे से खिसक जाया करते थे। यही नहीं, एक दिन की बात है कि हम बैठे बैठे लॉन में बातें कर रहे थे कि तभी कार्यक्रम बना, चलो पिकनिक पर चलते हैं। और याद करिए 68-69 के वो दिन हम लोगों का कार्यक्रम बना कि चलो हम 8-10 लोग गाड़ी में भर कर चलते हैं हौसखास विलेज। नॉर्थ कैंपस में हम पढ़ रहे थे और पिकनिक मनाने का इरादा बना साउथ दिल्ली में हौसखास विलेज में। जब तक कोई जानता भी नहीं था कि हौसखास विलेज क्या है, कहाँ है, और सुनसान सड़कें, यहाँ तक कि हौसखास विलेज की तो सड़कें भी पक्की नहीं बनी थी। हम लोग एक गाड़ी में भर कर हम लोग पहुंचे। हमने स्टोव भी रख लिया, कुछ खाने वाने का सामान भी रखा साथ में।
हरीश जी के साथ बोंगोस थे और उन्होंने वहाँ बोंगोस बजाए, हमने गाना बजाना खूब मस्ती हमने की। अब गाड़ी में भरकर हम आए थे, शाम तक हमें पता ही नहीं लगा कितनी देर हो गई। गाड़ी मैं चला रही थी, मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी उन दिनों। अब लगा कि स्नेहसुधा को तो घर पर छोड़ना है, डॉक्टर स्नातक से हम कुछ ही देर की इजाज़त लेकर आए हैं, तो अब बहाना क्या बनाया जाए? तो सबने मिलकर सलाह बनाई कि डॉक्टर साहब से कह देंगे कि अरुणा की गाड़ी का पंचर हो गया था। खैर, डरते-डरते पहुँचे हम सुधा को राणा प्रताप बाग छोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब तो चिंता में बैठे ही थे। हमने जाकर छोटा-सा मुँह बनाकर कहा, "डॉक्टर साहब गाड़ी का पंचर हो गया था।" खैर, डॉक्टर साहब ने भी कुछ नहीं कहा और हमारी जान बच गई और हम सब लोग डरते-डरते वहाँ से निकल कर आए। ऐसी ही बहुत सी यादें मेरे साथ हैं। उन दिनों की एक और याद, हिंदी आंदोलन हुआ और हिंदी आंदोलन के समय हम लोगों ने काला रंग लेके गाड़ियों पर पोता, उनकी नंबर प्लेट पर रंग लगाए, खूब नेतागिरी की, नारेबाजी की और नतीजा ये हुआ कि कुछ लड़कों को तो पुलिस पकड़ कर तिहाड़ जेल ले गई और हम लड़कियां अपना समूह लटकाए वापस आ गए। खैर, इस बहाने मेरे जैसे लोगों ने तिहाड़ भी देख, जेल भी देख लिया। अगले दिन हम अपने मित्रों से मिलने के लिए उनके लिए कुछ खाना वाना लेके तिहाड़ जेल देखने भी चले गए। तो इस तरह की नेतागिरी भी हुई। हमारे इस पूरे ग्रुप में से सबसे पहले मेरा विवाह तय हुआ और विवाह तय हुआ तो इन लोगों को लगा कि चलो आज फेरे हैं। हम सारी की सारी मित्र मंडली वहां पर बैठे हुए थे और खूब हंसी मजाक चल ही रहा था। सामने मुझे देखकर ये खूब हंस रहे, क्योंकि ये जानते थे कि मेरा विवाह एक ऐसे पारंपरिक घराने में तय हुआ है जहाँ पर घूंघट पहनना ज़रूरी है। और मैं उधर दुबकी सी फेरों में बैठी और ये लोग पेट दबा-दबा के हँस रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हरीश जी आज ये कहते हैं कि देखो अरुणा, तुम्हारी शादी के उस रात पर पहली बार मेरे मन में सुधा के प्रति प्रेम का बीज पनपा था। मैं नहीं मानती इस बात को। कुछ भी कहें, सुधा का जो चुंबकीय व्यक्तित्व था बरसों से हरीश जी को आकर्षित करता रहा होगा। ये बात अलग है कि उस रात बैठे-बैठे जब साथ-साथ में सब बातें कर रहे थे, हँसी मज़ाक कर रहे थे, तो उनके मन में ये चिंगारी कहीं और पनप गई होगी, वो एक बात अलग है। इसी तरह एक और शैतानी की बात हरीश जी की और अपने और सहपाठियों की मैं बताती हूँ। हम लोग तो एमलेट कर रहे थे और हमारे ग्रुप में से हम लोग को लेक्चरशिप भी मिल गई थी। ये लोग एमए फाइनल में थे और उस समय अक्सर ये हमारी क्लास में, क्योंकि वो दोपहर के बाद की क्लासेस होती थी, अक्सर आकर बैठ जाते थे। पढ़ने के इरादे से नहीं, लेकिन केवल एक साथ रहना है, गप करनी है, शैतानियाँ करनी हैं। खैर, इसी तरह की एक और यादगार मेरे जीवन में हरीश जी के साथ की रही है। हरीश जी भी दरीबे में रहते थे और मेरा ससुराल भी दरीबे में था। इनको शैतानी सूझी। इन्हें पता ही था कि ये परिवार का कुछ रूढ़िवादी परिवार है। तो एक दिन ये और सुरेश वितुपन एक शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर मेरे घर पहुंच गए। घंटी बजाई और जाहिर था मेरे ससुर जी निकल कर आए। उन्होंने पूछा कि किससे मिलना है? तो डरते-डरते, इनकी सिट्टी-पिट्टी तो गुम पहले ही हो चुकी थी, बोले कि अरुणा से मिलना है, हमारी बहन की शादी है, कार्ड देना है। खैर, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं, अब तक मेरी एक छोटी-सी बिटिया आ चुकी थी और मैं उसे गोद में लेके घूंघट निकाले धीरे-धीरे सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही और ये हरीश पीठ दबाकर जो हँस रहे थे, खुलकर हँस भी नहीं सकते थे। खैर, मैंने कनखियों से इन्हें देखा और कहा, बच्चों कोई बात नहीं, आज मज़ाक उड़ा लो, कल तुम्हारी मैं क्लास लूँगी। उन दिनों अभी मैं मिरांडा हाउस में पढ़ा रही थी और इन लोगों ने खूब ठिठोली की मेरी, खूब मज़ाक उड़ाया। ये जानते थे कि अरुणा का ये रूप एक नेतागिरी का रूप और एक ये घर का रूप, इसको देखकर बड़ा मज़ा आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हरीश
बड़े जिंदादिल आदमी रहे और कॉलेज में हमने खूब मौज मस्ती की। हमने इधर से उधर क्लासेस हमने बंक नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस क्लास में हमें लगता था कि हमारा मन नहीं लगता, वहाँ ये शैतान लोग पहुँच जाते थे और हम चुपचाप धीरे से क्लास से सारे के सारे निकल कर बाहर आ जाते थे। लेकिन ठिठोली करने में मज़ा आता था। कोई ऐसी शैतानी हम लोगों ने नहीं की जो कि किसी को कोई नुकसान उससे मिले। तो हमारी यादें तो बहुत सारी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहती जाऊँ तो शायद कितना समय निकल जाएगा, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। हमने हरीश जी के साथ देश-विदेश की कई यात्राएँ भी की हैं, बहुत सारी गोष्ठियों में सहभागी भी रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है जब जापान गए तो वहाँ भी हम लोगों ने एक साथ समय बिताया, खूब कवि गोष्ठियाँ हुई, खूब सैर की। मॉस्को में भी इसी तरह की हमारी यादें शामिल हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वहाँ पर भी कई चर्चा परिचर्चाओं में हमने भाग लिया। तो हरीश जी के लिए तो मैं कुल मिलाकर एक ही बात कहना चाहूँगी कि वे एक ऐसे जिंदादिल दोस्त हैं जिन्होंने एक अच्छे दोस्त का पूरा फर्ज सदा सदा निभाया, एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया और जब कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी वो कभी भी पीछे नहीं हटे, बड़ी निष्ठा से बड़ी लगन से वो अपना कार्य करते हैं। बहुत व्यस्त होते हुए भी वो यदि किसी भी काम के लिए खास तौर पे हमने कई बार इनसे कई पुस्तकों की भूमिका के लिए आग्रह किया जिन्होंने कभी मना नहीं किया और पूरी पुस्तक को पढ़कर ही वो लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से वो थोड़ा-सा देखा और लिख दिया। इसी बात का मुझे गर्व है और दूसरी बात ये इनमें अहंकार नाम की तो चीज़ ज़रा भी नहीं है। बड़े सहज व्यक्तित्व वाले हैं और स्नेह सुधा भी उसी तरह की सहज हैं। मेरे मन में तो बस केवल एक ही बात आती है कि अ, सुधा अमृत से सींची गई हरि जी की ये बगिया यूं ही फल आज स्वस्थ और खुशहाल जीवन रहे और आज इनके लिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ईश्वर करे जल्द ही हम अपने जयंती लिए तैयारी करें और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नरेश जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कुछ शब्द बोलने के लिए मुझे अवसर दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बहुत बहुत पुनः आभार और मैं सबको नमस्कार।